नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग लोक साहित्य के परिचय से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए। आप लोगों को बताया गया है कि लोक साहित्य को हम लोग सीक्वेंस वाइज एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है कहावत, उसको एमसीक्यू से रिवाइज करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हम लोगों के ऐप में अवेलेबल है, टेस्ट के फॉर्म में आप उसे बना सकते हैं। आज का पहला सवाल है, लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का ज्ञान, लोगों का विचार, लोगों की उक्ति, लोगों की भाषा। एक्चुअली यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वो काफी नजदीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो लोगों की उक्ति होगा, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। वैसे लोकोक्ति से लोगों का या आम जो जनता है उनके ज्ञान के बारे में भी पता चलता है, उनके विचार के बारे में भी पता चलता है, और उनके भाषा के बारे में भी थोड़ा बहुत हमको जानकारी मिलता है। लेकिन अगर इसको तोड़े तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो लोक की उक्ति ही निकलेगा। तो बेस्ट आंसर जो होगा उसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति को और किस नाम से जाना जाता है? कविता के नाम से, कहानी के नाम से, कहावत या कहाउत के नाम से, या नाटक के नाम से? तो उम्मीद करते हैं इसका सही आंसर आप सोच पा रहे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहावत या कहाउत के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के माध्यम से क्या जाना जा सकता है? केवल भाषा, केवल धर्म, जीवन, दर्शन, विचारधारा और संस्कृति, या ऑप्शन डी दिया गया है केवल इतिहास। तो हम लोक साहित्य के माध्यम से ही उस साहित्य जो जो भी भाषा का वो साहित्य है, उस भाषा को बोलने वाले लोगों का जीवन का दर्शन पता चलता है, विचारधारा पता चलता है, और उसके कल्चर के बारे में पता चलता है। तो लोक साहित्य का ही एक पार्ट है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति से भी हमें आम जनता के जो सोच है, दर्शन है, जो सोच है, वो पता चलता है, विचारधारा है, उनका रहन सहन, खान पान क्या है, पहनावा ओढ़ावा क्या है, उनके जाति व्यवस्था क्या है, वो सब सारा चीज हमको यहाँ से पता चलता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कहावत, जिसको हम लोग लोकोक्ति भी कहते हैं, को किसका भंडार माना गया है? धन का भंडार, विज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार, इतिहास का भंडार? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्ञान का भंडार। अगला प्रश्न, नागपुरी कहावतों में किन तत्वों का समावेश होता है? तो वो कंपोनेंट आपको बताना है जो आपको कहावत में देखने को मिलता है। तो केवल धार्मिक चीजें आपको कहावत में देखने को मिलेंगे, या केवल सामाजिक चीजें देखने को मिलेंगे, या मानसिक, सामाजिक और नैतिक, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है लास्ट में केवल आर्थिक है। तो ऑप्शन सी जो है आपको इसका सही आंसर लेके चलना होगा, क्योंकि इसमें हमको मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी तत्वों का समावेश जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। हम लोगों का अगला प्रश्न है, अंग्रेजी लोकोक्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्टोरी कहा जाता है, पोयम कहा जाता है, प्रोवर्ब्स कहा जाता है, या ड्रामा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोवर्ब्स। वैसे अगर आप क्लास नोट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे और भी आपको लोकोक्ति का नाम जो है वो बताया गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत याद होगा, और नहीं तो अभी आने वाले क्वेश्चन में वो मिलेगा तो वहाँ पे बता देंगे। और भी इससे संबंधित बहुत सारे नाम है, जैसे कि प्रवाद होगा, आभानक होगा। ये सब उम्मीद है कि अगला प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं पे हम लोग यहाँ उनको देख लेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकोक्तियों के कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, या 5 भाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भाग। तो सत्येंद्र जो है वो लोकोक्ति को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है गंभीर कथन से संबंधित रखने वाली सामान्य कहावत, वो कहते हैं, जो कि नोट्स में लिखा भी हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरा जो है गंभीर कथन, विषायक स्थान अर्थात लोक विशिष्ट कहावतें, और तीसरा है शैली वक्र लोकोक्तियां। तो ये तीन भाग है वो डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा बांटा गया है लोकोक्ति। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय ने लोकोक्तियों को कितने भाग में बांटा गया है? तो के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी अ, लोग हैं जो कि लोकोक्ति का विभाजन किए हैं, उन सब का विभाजन आपको याद रखना है। कम से कम इतना याद कर लीजिएगा कि ये कितने पार्ट में बांटे हैं। तो कृष्ण देव जो उपाध्याय हैं वो पूछा गया है 3 पार्ट में बांटे हैं लोकोक्ति को, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
5। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है कि 5 प्रकार कौन-कौन से हैं। स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ हैं, फिर जाति संबंधी लोकोक्ति आपको देखने को मिलेगा, फिर प्रकृति संबंधी जो है तथा कृषि संबंधी लोकोक्ति देखने को मिलेगा, फिर पशु-पक्षी संबंधी लोकोक्ति आपको देखने को मिलेगा और एक जो सबसे अंतिम है, वो है प्रकीर्ण प्रकार का लोकोक्ति। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के कृष्णदेव उपाध्याय के लोकोक्ति हैं। अब श्याम परमार ने कहावतों को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4 या 5? तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो श्याम परमार कौन-कौन सा में बांटे हैं? तो विषयानुसार इसको क्या किए हैं? पहला जो पार्ट है वो ये है। दूसरा जो है स्थानानुसार है, स्थानानुसार। तीसरा जो है वो भाषा अनुसार है और चौथा जो है वो जातीय अनुसार है। तो इस तरह से ये जो है 4 पार्ट में लोकोक्ति को बांटते हैं, कहावत को बांटते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोवर्ब्स के संपादक जॉन क्रिश्चियन ने कहावतों को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। 6 में कौन-कौन सा है? मनुष्य की कमजोरियां, त्रुटि और अवगुणों से संबंधित है। दूसरा है सांसारिक जो ज्ञान है वो आप उससे आपको मतलब वो एक पार्ट है। दूसरा है सामाजिक ज्ञान। तीसरा है जातियों की विशेषताओं के आधार पे, है ना? जातियों की विशेषताओं से संबंध कुछ कहावतें हैं। कृषि और ऋतु संबंधी है और पशु और जीव जंतु से संबंधित जो है वो कहावतें देखने को मिलती हैं बिहार प्रोवर्ब्स के संपादक जॉन क्रिश्चियन के अनुसार। तो ये 6 पार्ट में बांटे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है वो है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने कहावतों को कुल कितने पार्ट तो भुवनेश्वर अनुज जो है वो नागपुरी कहावत को कितने भाग में बांटे हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। देखिए भुवनेश्वर अनुज नागपुरी से संबंधित कहावतों का विभाजन किए हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन-कौन सा पार्ट है ये भी आपको जानना है, जो कि नोट्स में हम लोग डाल भी दिए हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसका सामाजिक है और सामाजिक के अंतर्गत भी इसके 4 पार्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है सामाजिक के अंतर्गत जाति, जो कि अभी आपको पूछा भी जाएगा। दूसरा है आपका नारी संबंधी है और तीसरा है ऐतिहासिक। तीसरा जो होगा वो ऐतिहासिक होगा और चौथा जो होगा वो होगा समाज व्यवहार ज्ञान। तो ये सब सारा चीज जो है आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरा जो है वो भाग्य संबंधी है, मतलब पहला जो था सामाजिक का 4 था। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो भाग्य संबंधी है। तीसरा जो पार्ट है वो खान पान संबंधी है, खान पान से संबंधित है। और चौथा जो पार्ट होगा वो है जीव जंतु या पशु पक्षी से संबंधित। पांचवा जो होगा वो भाषा से संबंधित और छठा जो है वो प्रकीर्ण है, यानी मिला जुला वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि भुवनेश्वर अनुज ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी आप कह सकते हैं, क्योंकि नागपुरी का ये कहावत का विभाजन किए हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग नागपुरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये चीज को कम से कम याद रखिएगा कि भुवनेश्वर अनुज जो है 6 पार्ट में इसको बांटे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ जो है लोकोक्तियाँ दिया गया है और उसको आपका अर्थ जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम बोले थे कि लोकोक्ति को और भी कई सारे नामों से हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो वो कौन-कौन सा नाम है बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है शायद बहुत आगे आपको मिलेगा या हो सकता है स्किप हो गया हो यहाँ पे। तो हम लोग कहावत को लोकोक्ति के नाम से भी जानते हैं। एक दूसरा नाम है प्रवाद, ये भी आपको पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा नाम आप इसका प्रयोग वाद याद रखिएगा। फिर इसे आभानत के नाम से भी हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं। फिर इसे लोक प्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब नाम जो है पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी आपको प्रोवर्ब्स पूछा गया कि इंग्लिश में प्रोवर्ब्स के नाम से जानते हैं। एक दूसरा जो नाम है या अंतिम हम कह सकते हैं लौकिकी है। तो ये जो है लौकिकी गाथा, ये सब जो है वो कहावत के अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है, कने राजा भूज और कने गंगुआ तेली किस प्रकार की कहावत है? तो कहावत का विभाजन किया गया है और ये जो विभाजन पूछा गया है वो भुवनेश्वर अनुज के विभाजन के अनुसार पूछा गया है। तो कने राजा भूज और कने गंगुआ तेली, आपको बताना है कि ये सामाजिक प्रकार का विभाजन है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या भाग्य संबंधी है। तो जो किताब में दिया गया है भुवनेश्वर अनुज का, उसके अनुसार ही हम यहाँ पे आपको सारा चीज बताएंगे। तो हो सकता है आपको लग सकता है कि नहीं ये सामाजिक की जगह ऐतिहासिक होना चाहिए या भाषा संबंधी या धार्मिक संबंधी। तो कहा जो किताब में दिया गया है उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इसमें विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो किताब में खुद से भी आप देख सकते हैं। तो कने राजा भूज और कने गंगुआ तेली जो है वो किस प्रकार की कहावत में रखा जाता है, ये पूछा गया है। सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और भाषा संबंधी। तो इसका सही आंसर जो दिया गया है वो ऐतिहासिक। वैसे भी थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, यहाँ पे राजा भोज जो है भले ये कहावत में है लेकिन भोज जो है
वो राजा आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसे ऐतिहासिक के तौर पे रखा गया होगा और ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है ऐतिहासिक के अंतर्गत एक हम कह सकते हैं कहावत का एग्जाम्पल दिया गया था। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 कोस पर बदले पानी, 7 कोस पर वाणी, किस प्रकार की लोकोक्ति है। तो यहाँ पे तो दिया गया है, सीधा सा है। बानी मतलब अगर आप नागपुरी है तो जान रहे होंगे कि भाषा होता है। तो भाषा के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो सामाजिक संबंधी, भाषा संबंधी, धार्मिक संबंधी और ऐतिहासिक संबंधी में सही आंसर जो होगा वो भाषा संबंधी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुकुर कर भुकले बद्री फाटी किस वर्ग की कहावत है। तो यहाँ पे देखिए कुत्ता है, कुत्ता के भौंकने से बोलते हैं ना बादल क्या फटता है, पानी आता है थोड़ी। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है, ये सामाजिक है, पशु पक्षी संबंधी है, भाग्य संबंधी है या भाषा संबंधी है। तो कुत्ता के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये कहावत में कुत्ता का जिक्र हो रहा है, तो इसीलिए ये जो है पशु पक्षी संबंधी कहावत माना जाएगा। उसके बाद है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब मिसलेनियस होता है, मतलब जो मिला जुला हम कह सकते हैं। तो प्रकीर्ण लोकोक्तियां किस प्रकार किस पर आधारित होती है, केवल धर्म पर, केवल विज्ञान पर, लोकमानस और अनुभव पर, केवल राजनीति पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकमानस और उनके अनुभव पर। मतलब आम जनता का क्या अनुभव रहा है, आम लोगों का क्या अनुभव रहा है, उस चीज को वो क्या करता है, दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, जो भुवनेश्वर अनुज के नागपुरी कहावत के ऐतिहासिक कहावतों को किस वर्ग में शामिल किया गया है। तो अभी आपको बताया गया कि भुवनेश्वर अनुज जो है वो 6 प्रकार में कहावतों को बांटते हैं और सामाजिक जो कहावत है उसके अंतर्गत फिर से पुनः 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, जाति, नारी, ऐतिहासिक और सामाजिक। तो आपको पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक जो है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है सामाजिक वर्ग के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। चूंकि भुवनेश्वर अनुज हम बार बार कह रहे हैं, नागपुरी के कहावतों का क्लासिफिकेशन किए हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी कहावतों को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया है, ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार निम्न में कौन सामाजिक कहावतों के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आती है नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है नहीं आती है सामाजिक। तो सामाजिक के अंतर्गत अभी आपको बताया गया था कौन कौन आता है। तो जाति संबंधी आता है, नारी संबंधी आता है, एक आपको बताया गया था ऐतिहासिक जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और लास्ट में बताया गया था सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसके अंतर्गत कौन नहीं है। जाति नहीं है, नारी नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, भाषा नहीं है। तो भाषा तो अलग ही प्रकार में यहाँ पे आता है, ये जो है कहावत का 5वां प्रकार है। तो इस तरह से ये नहीं होगा। पहला प्रकार का जो 4 प्रकार है उसमें ये 3 प्रकार तो ऑलरेडी आपका दिया गया है और एक प्रकार जो यहाँ पे नहीं दिया गया है वो है सामाजिक व्यापार ज्ञान संबंधी कहावतें, जो कि सामाजिक कहावत के अंतर्गत आती है। मतलब सामाजिक कहावत कहावत का पहला कैटेगरी है, इसके अंतर्गत फिर से 4 इसके उप कैटेगरी आते हैं, जिनमें 3 ये है और एक जो है सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक कहावतों के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार शामिल होते हैं। केवल भाषा संबंधी, केवल भाग्य संबंधी, जाति, नारी, सामाजिक व्यवहार आदि संबंधी, कृषि। तो यहाँ पे अभी तुरंत आपको बताया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो प्रश्न पूछा गया है, सोनारक 100 कुटासी लोहारक एक गाना किस प्रकार की कहावत है। नारी संबंधी, जाति संबंधी, भाषा संबंधी, भाग्य संबंधी। तो वैसे भी सोनार और लोहार के बारे में बात किया जा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर जाति से संबंधित ये कहावत है। इसका सही आंसर हो जाएगा जाति संबंधी। जाति संबंधी कहावतों में क्या दर्शाया जाता है। केवल धर्म, जाति के गुण दोष, केवल भाषा, केवल इतिहास। तो जो भी जाति है, जैसे यहाँ सोनार है, तो सोनार जो है वो क्या करता है, सोना से संबंधित काम करता है, तो उसके पास घाना नहीं रहेगा, है ना। उसके पास कुटासी छोटा सा रहता है। और जो लोहार है उसके पास छोटा जो है वो कुटासी नहीं रहेगा, बल्कि उसके पास क्या रहेगा, एक भारी घाना रहेगा। तो वो जाति का गुण और दोष को बताता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नारी संबंधी कहावतों से क्या ज्ञात होता है। तो जो भी नारी से संबंधित कहावत है उससे हमें क्या पता चलता है। राजनीतिक स्थिति पता चलता है, नारी की सामाजिक स्थिति पता चलता है, केवल धर्म के बारे में पता चलता है, केवल अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है। तो हमें नारी संबंधी जो कहावत है उससे पता चलता है कि नारी का समाज में क्या स्थिति है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जनी और पानी एके ढंग किस प्रकार की कहावत है। तो सीधा सा मतलब है, जनी जिस नागपुरी में हम लोग नारी को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सीधा आंसर हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं, नारी संबंधी ये कहावत है। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी कहावतों का उद्देश्य क्या है। मनोरंजन, मार्गदर्शन और नीति बताना, व्यापार बताना और राजनीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शन और नीति बनाना। देखिए सामाजिक व्यवहार और ज्ञान संबंधी में क्या होगा,
कि सामाजिक व्यवहार मतलब समाज में आप रहिएगा तो आप जो है वो बेहतर व्यवहार कीजिएगा, अच्छों से कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हम लोगों का क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, ये सब नीति नियम बताया जाता है सामाजिक व्यवहार और ज्ञान संबंधी कहावतों में। आगे यहाँ पे दिया गया है एक कहावत और आपको उसका प्रकार जो है वो बताना है। खटबे तब चाटबे किस प्रकार की कहावत है? भाग्य संबंधी, सामाजिक व्यवहार संबंधी, भाषा संबंधी और प्रकीर्ण। ये सामाजिक व्यवहार मतलब आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो सीधा सा मतलब है आपको क्या करना होगा? काम करना होगा तब आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो ये सामाजिक व्यवहार के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है। तो सामाजिक व्यवहार संबंधी ये कहावत हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाग्य संबंधी कहावतें किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? वैज्ञानिक सोच, भाग्यवाद और आस्था, केवल व्यापार और केवल शिक्षा। तो भाग्य संबंधी कहावतें जो है ये किस तरह का प्रवृत्ति टेंडेंसी को दिखाता है? तो भाग्यवाद की आप जो है भाग्य के भरोसे हैं कि भाग्य के भरोसे सब चीज जो है वो भाग्य ही कर देगा, या आस्था है कि भगवान ही हमें क्या कर देगा, पास करवा देगा। तो कभी कभी इस तरह के भी हम लोग आस्था रखते हैं और कुछ काम खुद से नहीं करते हैं। तो ये जो है भाग्य संबंधी कहावतें के अंतर्गत हो सकता है। नागपुरी भाषी लोगों में किसकी भावना जो है अधिक पाई जाती है? नास्तिकता, आस्तिकता, केवल वैज्ञानिकता, केवल राजनीतिकता। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो है धर्म जो है लोक साहित्य का ही कहा जाता है, धर्म पे टिका हुआ है। तो हम लोग जो है वो आस्तिक होते हैं, भगवान पे बहुत ज्यादा हम लोग मानते हैं। मान ले देव नहीं तो पत्थर किस प्रकार की कहावत है? सामाजिक, भाग्य संबंधी, भाषा संबंधी या प्रकृति? तो ये है भाग्य संबंधी कि अगर हम लोग भगवान को मानेंगे तो वो हर जगह है, पत्थर में भी आपको भगवान देखने को मिल जाएंगे, और नहीं तो कहीं पे भी आपको भगवान नहीं मिलेगा। तो वही चीज कहा गया है कि अगर हम माने तो पत्थर में भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, भगवान देखने को मिलेंगे। खान पान और स्वास्थ्य संबंधी कहावतों में क्या हमें पता चलता है? केवल धर्म, स्वास्थ्य और जीवन, व्यवहारिक संकेत, केवल राजनीति, केवल इतिहास। तो खान पान संबंधी जो कहावत है उससे हमको क्या पता चलता है? स्वास्थ्य और जीवन के व्यवहारिक जो संकेत है उनके बारे में हमको पता चलता है। तो इस तरह से पत्थर को भी आप माने तो भगवान देखने को मिल सकता है, और खान पान से हमको पता चलता है कि हमारे समाज समाज में किस तरह के खान पान जो है वो प्रचलित है। खिचड़ी कर चाय या दही पापड़ चटनी और अचार किस वर्ग में आता है? सामाजिक, भाग्य संबंधी, खान पान संबंधी, भाषा संबंधी। बहुत आसान है कि खिचड़ी है तो खिचड़ी के चार यार हैं यहाँ पे, तो ये जो है पान संबंधी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है जीव जंतु संबंधी कहावतों में क्या शामिल है? केवल मनुष्य, केवल धर्म, पशु पक्षी से जुड़ी बातें, केवल भाषा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जीव जंतु संबंधी कहावतों से क्या शामिल होता है? तो पशु पक्षी से जुड़ी जो बातें होती हैं वही चीज आपको वहां पे देखने को मिलता है। जैसे कि अभी था कुकुर कर भूखले का बदरी फाटेला, तो उसी तरह से कुकुर कर भूखले। अच्छा, फिर से ये थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, तो उसको बहुत ज्यादा अथी नहीं करना है, बना लेना है। तो ये सामाजिक है, भाग्य संबंधी है, जीव जंतु संबंधी है, भाषा संबंधी है। तो ये हो जाएगा जीव जंतु संबंधी। तीन कोष कर बदले पानी, ये भी थोड़ा सा रिपीटेड है, ये भाषा संबंधी हो जाएगा। प्राचीन लोकोक्ति किस पर आधारित होती है? केवल धर्म पर, केवल राजनीति पर, लोकमानस और अनुभव पर? तो इसका ये सवाल। दूधो नहाए पूतो पलो किस प्रकार की कहावत है? तो सामाजिक है, भाषा संबंधी है, प्रकीर्ण है और भाग्य संबंधी है। तो इसे प्रकीर्ण के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। दूधो नहाए मतलब आप जो है किसी को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर है अंधा कर जैसन दीन तैसन राय का क्या अर्थ है? समय का महत्व, नासमझ के लिए सब समान है, मेहनत का फल और भाग्य का खेल। तो जो नासमझ है उसको आप कितना भी समझाइए उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण दें कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि एग्जाम को लेके सीरियस है ही नहीं, तो उसका एग्जाम डेट कब आ रहा है, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एग्जाम सेंटर दे रहा है कि नहीं, सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है पहले, ये सबसे उसको कोई लेना देना है ही नहीं। अंधरा कर लौरी एक ही धावे हिराएला का क्या भाव है? हर बार धोखा खाना, समझदार को बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता है, गरीब की हालत और भाग्य का प्रभाव। तो कहता है ना, अंधरा कर लौरी एक ही दांव। तो अगर कोई जो है अंधा व्यक्ति है, उसका डंडा एक बार खो जाता है तो वो बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता है, और दोबारा वो अपना जो छड़ी है वो कभी छोड़ता नहीं है। तो उसी तरह समझदार व्यक्ति जो है उसको आप एक बार धोखा दे सकते हैं, बार बार उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है अंधरा कर संगे चल तो चल, बहिरा संगे नहीं का क्या अर्थ आपको इसका अर्थ आप क्या निकाल सकते हैं? सभी से दोस्ती करनी चाहिए, बुद्धिमान से ही दोस्ती करनी चाहिए, केवल परिवार से
ही रहना चाहिए, केवल किसी से भी मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया अंधरा कर संगे चल तो चल, बहिरा कर संगे नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिमान से ही दोस्ती करनी चाहिए। कहा जाता है हम जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं हमारा सोच वैसा ही हो जाता है। तो इसीलिए समझदार व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जो आपके सोच को पॉजिटिव रखे, उन लोगों के साथ ही आपको रहना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। अंधराव खोजे दुई गो आंख, इसका अर्थ जो है आपको बताना है। तो कम में संतोष, अधिक की उम्मीद करना, मेहनत करना और दुखी रहना। तो अंधराओ खोजे दुई गार, कहने का मतलब अंधा व्यक्ति भी जो है वो चाहता है कि उसको दोनों का दोनों आंख क्या हो जाए, मिल जाए। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, अधिक उम्मीद करने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक की उम्मीद करना। मतलब हम जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा का हम क्या करने लग जाते हैं, उम्मीद करने लग जाते हैं। अटकल गगरी छलकत जाए, जैसे कि यहाँ पे पानी जो है वो आधा गगरी भरा हुआ है, लेकिन ये छलक रहा है पूरा। तो अटकल गगरी छलकत जाए, ये तो हिंदी में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा ही। अधूरा ज्ञान जो है वो ज्यादा दिखावा करता है। जैसे बहुत सारे लोग आप सुने भी होंगे, समुद्र को या सागर को जो है सागर होने का प्रमाण देना नहीं पड़ता है, ठीक ना। वो खुद में एक क्या है, प्रमाण है। अनकर धने विक्रम राजा का क्या अर्थ होता है, अपने धन से खुश होना, दूसरे के धन से खुश होना, मेहनत करना, गरीब रहना। तो दूसरे के धन से खुश रहना, ये चीज अनकर धनी विक्रम राजा है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राजा के जैसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, जबकि वो कमाया हुआ पैसा जो है वो खुद का नहीं है। अगला प्रश्न है, अघाल बोखली पोथी पिता। तो जब पेट हमारा भर जाता है तो अच्छा से अच्छा चीज भी हमें बुरा लगने लग जाता है, उसका हम जो है नुक्स निकालने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। भूखा आदमी खुश रहता है, पेट भरने पर अच्छी चीजें भी खराब लगती हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आइजक दुकानदार कैलक सेठ, मतलब आज आप दुकानदार कल तुरंत क्या बन गए, आप सेठ बन गए। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे अमीर होना, तुरंत धनवान बन जाना, गरीब रहना, मेहनत करना तो तुरंत धनवान बन जाना। कि आज आप दुकानदार थे और कल खुदे क्या बन गए, सेठ बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रातों रात आप जो है धनवान बन गए। अगला प्रश्न है, आन गीत तो आन मादर का क्या अर्थ है। सही तालमेल होना, बेमेल का तालमेल बेमेल या तालमेल का अभाव होना, अच्छा संगीत होना, मेहनत का फल। तो ऑन गीत में आन मादर, मतलब गीत कोई और चल रहा है, आप मादर किसी और राग में क्या कर रहे हैं, बजा रहे हैं। तो वही है कि जब जो काम करना चाहिए वो काम आप नहीं कर रहे हैं, जब पढ़ना है उस समय पढ़ नहीं रहे हैं, जब आपको घूमना है उस समय घूम नहीं रहे हैं। मतलब जब आपको पढ़ना है उस समय घूमने चले गए, जब घूमने जाना है उस समय क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यही हो गया कि आपका जो काम है उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा। आपन समय बेंगो सुंदर का क्या अर्थ होता है। समय खराब है, हर चीज अपने समय पर अच्छी लगती है, मेहनत जरूरी है, भाग्य का खेल। तो हर चीज अपने समय पर क्या लगती है, अच्छी लगती है। मतलब कोई भी टाइम जो कोई भी चीज जो है वो अपने समय के अनुसार जो है वो बेहतर लगता है। अगला प्रश्न है, आवरे बर मुंह में पर, इसका मतलब क्या होता है। मेहनत करना, बिना मेहनत लाभ चाहना, समय का महत्व, दुख सहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना मेहनत लाभ सहना। मतलब आवरे बर, यहाँ पे बेर फरा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ में भी नहीं चढ़ रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि भाई मेरा मुंह में आके क्या हो जाओ, हाँ, आ जाओ हम तुम्हें खा लेंगे। ओझा से पीड़ित बालुक भीत का क्या अर्थ होता है। अ, अच्छे व्यक्ति का भरोसा, बुरे व्यक्ति का भरोसा नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, समय का महत्व। तो बुरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। उधरा पैसा नी राखे का मतलब क्या होता है। उधार लेना, तुरंत बदला चुकाना, मेहनत करना, समय का महत्व। तो उधरा पैसा नी राखे का मतलब क्या होगा, कि तुरंत बदला चुकाना। बोलता है ना, उधरा पैसा हम नहीं रखने वाले हैं। कहने का मतलब है कोई चीज आपसे लिया तो वो वापस वो तुरंत कर देता है। उधरा कर घर अंधरा का अर्थ क्या होता है। उधार लेने वाला सुखी रहता है, उधार लेने वाला बर्बाद हो जाता है। मेहनत करना, भाग्य के खेल। तो उधरा कर घर अंधरा, मतलब अगर आप उधार ले लेके रहिएगा तो आपका घर जो है वो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, उधार लेने वाला व्यक्ति जो है वो बर्बाद हो जाता है। अगला प्रश्न है, उधो कर लेना, ना उधाव से लेना, ना माधव कर देना। लेन देन करना, किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना, मेहनत करना और समय का महत्व। तो यहाँ उद्धव, ना उद्धव से लेना, ना माधव को देना। मतलब आप किसी प्रकार से किसी का से कोई लेन देन नहीं रखते। उत्तम खेती मध्यम बान का क्या अर्थ होता है। तो व्यापार सर्वोत्तम, खेती सबसे अच्छी है और व्यापार उससे कम, नौकरी सबसे कम। तो यहाँ पे वही इसका सही आंसर होगा कि उत्तम खेती मध्यम बान, खेती सबसे अच्छी, व्यापार उससे कम और नौकरी सबसे ही कम होता है। वो फिर है, उजर धोती ओठे पान, घर हाल है भगवान का क्या अर्थ यहाँ पे है। तो
यहाँ पे ये जो है जाएगा, ये आपका पहेली है, ये गलती से इसमें आ गया है। तो आज हम लोग कहावत से संबंधित इतने सारे प्रश्न बनाए। ये जितने भी कहावत है या इससे संबंधित और भी बहुत सारी कहावतें आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। और अगर आप इसे टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो टेस्ट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। आप लोगों को नागपुरी का संपूर्ण नागपुरी का एक कोर्स मिलेगा, वहाँ पे आप जाइएगा तो ये सब सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएंगे, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, पीपीटी भी मिल जाएंगे, और ये सब सारे टेस्ट भी आप वहाँ पे जाके बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग इसका जो अगला वाला टॉपिक है जो पहेली है उसको सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से पहेली को भी जानने का प्रयास करेंगे या रिवाइज करने का प्रयास करेंगे।